दोस्तों, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड देखें तो हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जो डिमांड है ऑयल की वो भी डिक्रीज होती जा रही है। और आप सभी को पता है कि जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो उस समय पर जो प्राइजेस है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और इसी डर से जो ओपेक प्लस कंट्रीज है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको हम कम करेंगे, जिसकी वजह से अगर सप्लाई कम होगा तो प्राइजेस जो है वो फॉल नहीं होंगे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ओपेक कंट्रीज़ के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हम ओपेक कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो ओपेक मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि पेट्रोलियम से रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे कि इन सभी को फ़ायदा मिले। इसमें टोटल हमें 13 कंट्रीज़ देखने को मिलती है, जिसमें है अल्जेरिया, अंगोला, यूएई, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गेबोन और इक्वेटोरियल गुयाना। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है उन्हें कहा जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज़। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ आती है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। दोस्तों, और एक मैप बेस्ड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है भारत में, तमिलनाडु में, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली वाइल्ड एलिफेंट एरिकोम्पम को ट्रैंकुलाइज किया। क्योंकि ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्टैक्ट्स हमने कई बार देखे हैं, जिसकी वजह से जानवरों को काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज करके अब यहाँ पर जो कलक्कड़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर न्यू होम एरिकोम्पम को दिया है। तो अब आपको यहाँ पर तमिलनाडु में जितने भी नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, सेंचुरीज़ है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के लिए आप इंस्टाग्राम पर MM अकेडमी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर सभी राज्यों के नेशनल पार्क्स को मैप के थ्रू कवर किया जा रहा है। दोस्तों, हर साल भारत में हमें कई सारे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओशन के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं और फिर तबाही मचा देते हैं। ये ओरिजिनेट होते कैसे हैं? सबसे पहले तो जो ओशन टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई चाहिए, 27 डिग्री के आसपास चाहिए। जब ओशन गर्म होता है तो जो हवा है, जो एयर है, वो ऊपर जाना शुरू होती है। और जब ये ऊपर जाती है तब कोरियोलिस फोर्स के साथ मिलकर एक विंड स्पीड तैयार होती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू होती है और इस तरीके से हमें साइक्लोनिक कंडीशंस देखने को मिलती है। दोस्तों, साइक्लोन के बारे में MM अकेडमी ऐप में ज्योग्राफी के लेक्चर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर। अब देखिए, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम देख रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हमें ट्रॉपिकल रीजन को समझना जरूरी है। देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको इक्वेटर जो है ये देखने को मिलता है, ये हो गई पूरी इक्वेटोरियल लाइन। फिर उसके बाद जो हमें ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो देखने को मिलता है, तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा पट्टा है जो आपको रेड इसमें नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड इसमें आपको नजर आ रहा है, पूरा का पूरा व्हाइट पट्टा, उसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में अगर साइक्लोन्स फॉर्म हुए, समझ रहे हो आप, ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर सायक्लॉन्स फॉर्म होते हैं, चक्रीवादळ अगर बनत आहे आपल्या ट्रॉपिकल रीजन मध्ये, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स। समझ रहे हो? तो मतलब बेसिकली क्या है कि जब ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लॉन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर बहुत ही आसानी से आपने बता दिया है। विंटर क्लाइमेट मतलब क्या? ऐसा क्लाइमेट जो विंटर में आता है उसे हम विंटर क्लाइमेट कहते हैं, है ना। ठंडी का मौसम मतलब क्या? ऐसा मौसम जो ठंडी देता है उसे हम ठंडी का मौसम कहते हैं। ये तो सर किसी को भी आ जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसे साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये तो बच्चा भी बता देगा। लेकिन बेसिक बात क्या है कि यहाँ पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, ये मुद्दे की बात है ना।
और यहाँ पर साइक्लोन्स आप बोल रहे हो, लेकिन कभी कभार न्यूज में तो हम हरिकेन सुन लेते हैं, कभी कभार न्यूज में तो हम टाइफून सुन लेते हैं, कभी कभार न्यूज में तो हम विली विली सुन लेते हैं। तो फिर ये क्या है? यही सारी चीजें तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया टाइफून क्या है, हरिकेन क्या है, साइक्लोन क्या है, विली विली क्या है, ये नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, है ना। अलग अलग वायु, अलग अलग नाम के आपने साइक्लोन जो है वो भी देखे होंगे कि बे ऑफ बंगाल में हमें ये वाला साइक्लोन देखने को मिल रहा है, अरेबियन सी में ये साइक्लोन आ गया है। तो ये साइक्लोन के नाम कैसे पड़ते हैं, यही सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम देखें थियोरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से हमें समझना पड़ता ही है, लेकिन जो थियोरी है ये भी पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो थियोरी होती है ये आपको मेंस में लिखने के लिए काफी काम आती है। अगर थियोरी नहीं होगी तो फिर मेंस में आप लिख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, है ना। तो जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? वॉयलेंट स्टॉर्म है। क्या है? वॉयलेंट स्टॉर्म है, जो काफी वॉयलेंट होते हैं, जो ओशन के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है? वो लाल पट्टा याद रखो इमेजिनेशन में, है ना। उसमें ओशंस में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैंड पे ओरिजिनेट हो रहा है क्या? नहीं, जो ओशंस में ओरिजिनेट हो रहे हैं और काफी वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये जो है ये कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकर आते हैं। आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो भी साइक्लोन आ रहे हैं, अगर वो तमिलनाडु कोस्ट पर या फिर समझ लीजिए ओडिशा कोस्ट पर अगर जा रहे हैं तो भारी भरकम डिस्ट्रक्शन वहां पर करते हैं। मतलब तूफान आता है, लोगों के घर जो है वो टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरीके का डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकर आते हैं। ये जो वायलेंट विंड्स होती है, बहुत भयानक तरीके की विंड जो है वो सर्कुलेट होती है। मतलब समझ लीजिए गोल 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 गोल, ये जो है ये एक पूरा हवा का एक जो बवंडर है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बहुत हेवी रेनफॉल यहाँ पर आ जाता है, स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो है मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज जो है उसमें से एक हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपको पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो साइक्लोन है, ठीक है, साइक्लोन ये हमारे रीजन में जब आता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली जैसे अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन जो है यही कहा जाता है कि भैया साइक्लोन आया, है ना। फिर साइक्लोन को हम ना देते कि साइक्लोन वायु आया है, साइक्लोन फलाना आया है, साइक्लोन ढिमकाना आया है, तो साइक्लोन को हम नाम दे रहे हैं। लेकिन इंडियन ओशन में अगर चक्री बादल आता है तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं। वही अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की, तो वहां पर इसे टाइफून जो है वो कहा जाता है। मतलब यही सेम चीज अगर जापान में हमें देखने को मिले तो वहां पर लोग बोलेंगे भाई टाइफून आया, है ना। अब आप क्या है, आप अगर जापान में चले गए, आपने बोला कि यार इतना ये डिजास्टरस चीज देखने को मिल रही है, क्या है? वो बोलेंगे टाइफून है। तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो साइक्लोन है। वो बोलेगा ना ना टाइफून है। आप बोलोगे नहीं साइक्लोन है ना। ये तो वही हो गया कि अगर आपने यहाँ से देखा तो 6 नजर आ रहा है, यहाँ से देखा तो 9 नजर आया है। तो वही हो गया, साइक्लोन को ही हमारे यहाँ पर साइक्लोन कहा जाता है। वही सेम चीज को जो जापान है, मतलब समझ लीजिए जो पैसिफिक है, वहां पर टाइफून कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर इसे विली विलीज कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अटलांटिक की, तो वहां पर इसे हरिकेन जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो नामनक्लेचर है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यूएसए में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट या फिर जो बिडेन है उसके ट्वीट आपको देखने को मिलते हैं, कि ओबामा के ट्वीट आपको देखने को मिलेंगे कि हुरिकेन जो है इसने डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो डाल दिया है। तो यही है, वो साइक्लोन ही है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी निश्चित रहिएगा। अभी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, ये ओरिजिनेट होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशन में। वार्म ट्रॉपिकल ओशन मतलब बेसिकली यहाँ पर इसको जरूरत क्या होती है, साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है। मतलब क्या है कि जो इंसुलेशन है उसकी वजह से पानी गर्म होना चाहिए। पानी गर्म होगा तो ही भैया मैं बनूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बनने वाला नहीं हूँ। ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कंडीशन कौन कौन सी फेवरेबल है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, तो सीधा प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। या फिर मेंस में आपको आ सकता है कि व्हाट आर द साइक्लोन्स, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, एंड व्हाट द इंडिया इज डूइंग टू प्रिवेंट या फिर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसमें आधा ज्योग्राफी रहेगा, आधा डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर आंसर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक जो चीजें हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन।
पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है कि लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहना चाहिए। अब 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो आप लाल वाला एरिया देख रहे हो, क्योंकि इक्वेटर से जैसे जैसे हम मूव होंगे पोलवर्ड साइड वैसे वैसे टेम्परेचर होता जाएगा डिक्रीज, है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रीजन में हमें टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। और ये जो लाल वाला पट्टा आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ये जो लाल पट्टा है यही है ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये क्यों एक कंडीशन है कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा, ये आगे आपको समझ में आ जाए क्यों टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इतना आपको बराबर है, मतलब एयर जो है वो क्या होती है, ऊपर जाती है नीचे आती है ऊपर जाती है, बस इतना आपको समझ में आगे आपको पता चल जाएगा क्यों 27 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का रहना जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स आप सभी को पता है, कोरियोलिस फोर्स क्या हमने देखा हुआ है कि हमारी अर्थ जो है वो हो रही है रोटेट, अर्थ हो रही है रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए विंड जो है वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जब विंड ट्रेवल कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब विंड ट्रेवल कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो अब जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इक्वेटर पकड़ रहे हैं, यहाँ से कोई विंड जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लो प्रेशर, है ना। यहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आ रही है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर साइक्लोनिक इसमें हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंटी साइक्लोनिक इसमें हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है ना। यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रही है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। समझ में आया क्या, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का रहना बहुत जरूरी है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, और अगर हम इक्वेटोरियल रीजन देखते हैं वहां पर कोरियोलिस फोर्स मिनिमल ना के बराबर देखने को मिलता है। इसीलिए अगर हम इक्वेटोरियल रीजन में देखते हैं तो साइक्लोन जो है वो हमें ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि इक्वेटोरियल रीजन में हमें साइक्लोन क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, तो अब्सेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये उसका जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें मिनिमम वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड, विंड शेयर। अब विंड शेयर अगर हम देखें मतलब क्या है कि यहाँ पर विंड स्पीड कैसी, 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 यहाँ पर विंड स्पीड कैसी है। अब अगर विंड स्पीड में फ्लक्चुएशन रहता है, विंड स्पीड में चेंजेस रहते हैं, ठीक है। अब सोचिए ना, अगर आपने क्या किया है, आपने अगर इस तरीके का कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, अब यहाँ से विंड यहाँ से अलग चल रही है, ऊपर अलग चल रही है, यहाँ अलग चल रही है, तो क्या होगा, अलग 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 धुएं में उड़ जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलरली साइक्लोन का ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, सीधा फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या है, मिनिमम वेरिएशन रहना चाहिए वर्टिकल विंड में, मिनिमम वेरिएशन रहना चाहिए। अगर ज्यादा वेरिएशन रहेगा तो फिर साइक्लोन के फॉर्मेशन में दिक्कत हो जाएगी, वहां पर साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाएगा, अलग अलग जो है वो चीजें बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया का रहना बहुत जरूरी है, लो प्रेशर अगर होता है वहां पर साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर आप कनेक्ट कीजिए पहले वाले इसको और इसको। पहले वाला क्या था कि टेम्परेचर जो है वो मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, वहां पर एयर हो रही है एक्सपांड, वहां पर एयर हो रही है राइज, और एयर अगर राइज हो रही है वहां पर क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर। तो मतलब बेसिकली क्या है, हमें क्रिएट करना है लो प्रेशर। हमें टेम्परेचर क्यों चाहिए ज्यादा, लो प्रेशर क्रिएट करना है। लो प्रेशर अगर क्रिएट हो जाता है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर साइक्लोन जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर अगर क्रिएट हो रहा है, एयर कभी भी ट्रेवल कहां से कहां करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर जब हो रहा है तो उसकी तरफ एयर आना शुरू हो जाएगी, उसकी तरफ एयर आना शुरू हो जाएगी। अब जब उसकी तरफ एयर आ रही है तो वो सही तरीके से जो सेंटर है वहां तक नहीं पहुंच पा रही, इसे गोल घूमने चक्कर में शुरू हो जाती है, और इस तरीके से बड़ा 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 वो होने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बीच में हमें लो प्रेशर जो है वो रहना चाहिए, एयर अट्रैक्ट तो हो, एयर अट्रैक्ट तो हो, लो प्रेशर का रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहना जरूरी है। और लास्ट यहाँ पर कंडीशन आती है कि अपर एयर डाइवर्जेंस, यहाँ पर सी लेवल सिस्टम, अपर एयर डाइवर्जेंस रहना चाहिए। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस हमने देखा हुआ है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ऊपर, ठीक है, ऊपर और नीचे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से क्या होता है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से क्या होता है, तो हमने स्टार्टिंग की इसमें देखा हुआ है कि जब एयर यहां कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, याद कीजिए यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन है,
यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर सब पोलर रीजन है। सब पोलर रीजन पर हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है? याद करो, सब पोलर रीजन पे हाई प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है? यहाँ पर होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर होता है। हालांकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है या कम है? टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लो प्रेशर होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहां से और यहां से, पोलवर्ड साइड से और इधर सब ट्रॉपिकल रीजन से जो एयर आ रही है नीचे ग्राउंड लेवल पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ग्राउंड लेवल पर उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस होने की वजह से वो हो रही है ऊपर उठ रही है। क्या हो रही है? वो ऊपर उठ रही है। अब जब एयर ऊपर उठ रही है मतलब एयर जा रही है तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जा रही है तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मतलब ये सब पोलर रीजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थर्मली इंड्यूस्ड है क्या, टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर है क्या? नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से हाई प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन एयर क्या हो रही है, जमीन में कन्वर्ज हो रही है, इस वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एयर हो रही है राइज। एयर जब राइज हो रही है तो ऊपर वो डाइवर्ज होगी, ऊपर क्या होगी, ऊपर उसका डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगा, बराबर है। और वही अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, यहां से जो एयर आ रही है, यहां से ऊपर गई हुई एयर यहां आ रही है, मतलब ऊपर एयर में ट्रोपोपॉज के वहां पे एयर जो है वो हो रही है कन्वर्ज, ऊपर कन्वर्ज हो रही है, तो वो क्या होगी, वो जाएगी नीचे, वो क्या होगी, नीचे। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? मतलब क्या है कि अगर ऊपर एयर कन्वर्ज हो रही है, ऊपर अगर एयर कन्वर्ज हो रही है तो वो आएगी नीचे, मतलब नीचे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, है ना। और अगर नीचे एयर कन्वर्ज हो रही है तो वो जाएगी ऊपर, मतलब नीचे हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब यहां पर क्या है, नीचे हमें क्या चाहिए, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए लो प्रेशर की जरूरत है, लो प्रेशर की जरूरत है। तो मतलब यहां नीचे लो प्रेशर की जरूरत है, तो एयर ऊपर कन्वर्ज होना चाहिए क्या? कन्वर्ज होगी तो नीचे आके हाई प्रेशर बनेगा, कन्वर्ज होगी नीचे आएगी, नीचे आएगी, एयर आ रही है, हाई प्रेशर, अकाउंट में पैसा आ रहा है, हाई बैंक बैलेंस, एयर आ रही है, हाई प्रेशर। लेकिन ऊपर कन्वर्ज होना चाहिए तब नीचे आएगी, तो एयर आएगी तो हाई प्रेशर बनेगा। हमें क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। लो प्रेशर के लिए टेम्परेचर से हम खेल रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे नीचे एयर कन्वर्ज हो तो ऊपर जाए ना, हम टेम्परेचर पे खेल रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा अपने आप एयर राइज होगी, एयर जब राइज हो रही है तो ऊपर क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, है ना। यहां से इक्वेटर से एयर ऊपर जा रही है तो एक इधर जाती है, एक इधर जाती है ना। इक्वेटर, अगर हम ये वाला इक्वेटर देखते हैं, यहां से एयर ऊपर उठ रही है तो एक एयर इधर जाती है, एक एयर इधर जाती है, ऐसे ऐसे आती है क्या, ऐसी आई तो नीचे आ जाएगी, है ना। मतलब डाइवर्जेंस, मतलब अपर एयर का डाइवर्जेंस हमें देखना है। मतलब यहां से क्या हो रहा है, एयर राइज हो रही है, एयर राइज हो रही है और डाइवर्जेंस इसका हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 5 कंडीशन है, कौन कौन सी है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर हमें चाहिए, प्लस यहाँ पर जो लो प्रेशर है उसके लिए डाइवर्जेंस चाहिए, तो डाइवर्जेंस हमें ऊपर के लेवल पे चाहिए, फिर उसके बाद कोरोलिस फोर्स रहना चाहिए, और लास्ट है एयर शेयर, है ना। मतलब विंड शेयर जो हमारा रहता है वो यहाँ पर कम से कम वर्टिकल विंड रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो साइक्लोन है प्रॉपरली फॉर्मेशन उसका देखने को मिलेगा। सब इंटरकनेक्टेड है, याद हो गया। सबसे पहले बेसिक याद रखना है, लो प्रेशर चाहिए भाई साहब, लो प्रेशर चाहिए हमको। यहाँ पर लो प्रेशर के लिए क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है लो प्रेशर के लिए कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहना चाहिए, है ना। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, लो प्रेशर वाला एक हो गया। दूसरा, लो प्रेशर के लिए टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए। तीसरा क्या है, लो प्रेशर के लिए जो एयर है उसका कन्वर्जेंस हुआ हवा में नहीं, ऊपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद घूमना है, एयर को घुमाना है, तो मतलब क्या है, हमारे पास कोरोलिस फोर्स रहना है, कोरोलिस फोर्स रहना है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विंड शीयर जो है वो यहाँ पर मिनिमल रहना चाहिए। समझ में आ गया, एकदम आसान है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, आपको ऊपर नदर्न साइड देखने को मिल रही है और नीचे यहां पर सदर्न साइड देखने को मिल रही है। अब मुझे आप बताइए कि जब साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? साइक्लोन क्या हो रहा है, बेसिकली घूम रहा है। तो साइक्लोन जब घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और घूमेगा क्यों, ठीक है, ये भी आपको सवाल जो है वो आ रहा होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है कि देखिए, जो विंड है वो तो नॉर्मली ट्रेवल कर रही है, विंड हमारी क्या कर रही है, नॉर्मली ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है, कोरोलिस फोर्स की वजह से इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है। अब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई ओशन में, ट्रॉपिकल रीजन में, पर्टिकुलर कोई ओशन में अगर यहाँ पर जो गर्माहट है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अगर कोई टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया,
टेम्परेचर राइज हो गया भैया, वहां पर पैदा हो गया लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर पैदा हो गया है तो वहां पर जो एयर है वो कैसी आएगी, एयर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। एयर जब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो कैसी आएगी, यहाँ पर। अब आपको कैसा लगना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर लो प्रेशर फॉर्म हो गया है, मतलब एयर जो है वो कोरियलिस फोर्स की वजह से जब क्लॉकवाइज घूमती है तो ऐसी घूमेगी। मतलब क्या होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज साइक्लोन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है कि एयर जब ऐसी जा रही है तो ये लो प्रेशर जो है उसको इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि ये इस तरीके से घूमना उसके अराउंड शुरू कर देती है, इस तरीके से उसके अराउंड घूमना शुरू कर देती है, और साइक्लोन जो है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए देखने को मिलता है। मतलब अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर देखते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में यहां पर अगर लो प्रेशर फॉर्म हुआ है, एयर जो इस तरीके से घूम रही है वो यहां ऐसी घूमना शुरू कर देती है। इसके वजह से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन जो है ये हमें देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है, अपोजिट हमें देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सेम यही चीज हमें अपोजिट तरीके से, मतलब यहाँ पर अगर समझ लीजिए लो प्रेशर जो है ये फॉर्म हो गया यहाँ पर, तो एयर जो है वो कैसी जा रही है, यहाँ पर एयर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसी जा रही है। लेकिन ये क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर घूमती हुई एयर हमें देखने को मिलेगी, है ना, इस तरीके से देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, ऊपर अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है, तो एकदम आसान है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा साइक्लोन है, साइक्लोन क्या करता है, साइक्लोन अब यहाँ से जाएगा, जिस तरीके से विंड जा रही है, विंड यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में कहाँ से जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो हमारा साइक्लोन जो है वो भी कहाँ कैसे फॉर्म होगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमेगा। और ये जैसे ही लैंड के पास पहुंचता है वहां बहुत डिजास्टर करता है, बहुत बुरी तरीके का डिजास्टर करता है। लेकिन जैसे ही लैंड पर पहुंचता है वो हो जाता है कोलैप्स, ठीक है, वो हो जाता है कोलैप्स। और जब ये कोलैप्स होता है उसको कहते हैं हम लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। क्या कहते हैं, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। मतलब साइक्लोन जो है सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ और सिर्फ ओशन में रह सकता है। जैसे वो जमीन पर आता है भाई, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट छूट जाता है ना, साइक्लोन फॉर्मेशन मॉइस्चर कंटेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसका जमीन पे आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट छूट जाएगा, तो उसकी वजह से हो जाता है कोलैप्स। उसको हम कहते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। बहुत डिजास्टर करता है, तूफान आता है, सब कुछ आता है, जो कोस्टल एरिया में रहेंगे उनको पता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चेन्नई, है ना, उड़ीसा, ये सारे रीजन में बहुत बुरी तरीके का डिवास्टेशन, वेस्ट बंगाल, बहुत बुरी तरीके का डिवास्टेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मतलब ऊपर अगर आप देखोगे तो इन शॉर्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो हमारा साइक्लोन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आई हमें देखने को मिलती है। आई ये जो है ये क्या है, आई है, मतलब जहां पर लो प्रेशर है जिसके अराउंड जो एयर है वो घूमना शुरू की है, बीच का जो सेंट्रल पूरा पट्टा है उसे हम कहते हैं आई, आंख, ठीक है, आंख हमें देखने को मिलती है। बहुत काम होता है, बहुत ही काम होता है, क्लियर हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अराउंड हवा घूम रही है ना, इसके अंदर हवा आ ही नहीं रही है, इसके अराउंड हवा घूम रही है, तो इसके आजू बाजू में तूफान है, अंदर शांतता है। मतलब सोचिए जो आई के पास जो इंसान होगा ना, आई के अंदर जो बैठा होगा, उसको लगेगा दुनिया कितनी शांत है, दुनिया में कोई दुख नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, सब सुख है, शांति है, समृद्ध है। लेकिन भाई थोड़ी नजर घुमाओ, थोड़ा बाहर देखो, जो तुम्हारे आय के थोड़ा बाहर है ना, उनके पास देखो क्या भयानक तूफान आपको देखने को मिल रहा है ना। इस तरीके से हमें जो दुनिया है वो देखने को मिलती है। तो ये आय है जो काफी काम होता है, जो काफी अच्छा होता है। फिर यहाँ पे आई वॉल हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आई वॉल, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमें बड़े बड़े बादल जो है वो फॉर्म होते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के रूप में हमें बहुत बड़े बड़े क्यूमुलस क्लाउड जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लाउड्स के बारे में डिटेल में आगे देखने वाले हैं, तो इस पर ज्यादा डीप में मत जाइए। यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और उस तरीके से रेन बैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए रेन बैंड्स, यहाँ पर बरसात हो रही है, तूफान हो रहा है, रेन बैंड्स के तहत हमें बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं, टोटल सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, तो देखिए 250 किलोमीटर। मतलब देखिए यहाँ पर आए, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सा एक छोटा सा ट्यूबवेल की तरह एक छोटा सा एक पैच है उसमें कोई बैठा हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत बड़े किलोमीटर का होता है ये आय का भी एरिया। आय का भी एरिया सोचिए ना आप, यही वाला जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक का साइक्लोन का अगर हम डिस्टेंस देखें, साइक्लोन का डायमीटर, या फिर हम यहाँ सेंटर से देखें, 250 किलोमीटर का हमें देखने को मिलता है। 250 किलोमीटर किसको बोलते हैं भाई साहब, आप एक गांव से दूसरे गांव चले जाओगे,
इतना हमें साइक्लोन का जो टोटल डिस्टेंस है वो देखने को मिलता है। तो आप सोचिए आई का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, कितना किलोमीटर का रहता होगा। तो इस तरीके से हमें पूरा साइक्लोन जो है वो देखने को मिलता है। और विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है टूवर्ड्स द आई वॉल। जैसे हम आई वॉल की तरफ जाते हैं तो उस तरीके से विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो सेंटर से ड्रॉ होती है। इस तरीके से हमें टोटल जो स्पाइरल है वो यहाँ पर आई वॉल से फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? इस तरीके से हमें टोटल ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए जो मॉइस्चर है वो लिया जा रहा है ना, मॉइस्चर लिया जा रहा है तो यहाँ पर ओशन पे रहना उसको बहुत जरूरी है। ठीक है। एनर्जी जो है दैट इंटेंसिफाई द स्टॉर्म, यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस क्लाउड से आती है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो कोलंबस क्लाउड जो है उसके फॉर्मेशन से आती है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली आय जो है ये आपको शांति वाला एरिया एकदम आय देखने को मिलेगा, जहां पर एयर क्या हो रही है, या एयर हो रही है डाइवर्ट, यहाँ पर नीचे आ रही है। ठीक है। फिर आई वॉल अगर आप देखोगे यही खतरनाक तरीके से फैल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, रेन बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे वार्म एयर जो है वो राइज हो रही है, वार्म एयर राइज हो रही है और सर्कुलेट हो रही है, वार्म एयर राइज हो रही है सर्कुलेट हो रही है। पागल हो गई भाई साहब, पागल हो गई, वार्म एयर राइज हो, पागल हो गई पूरी की पूरी। ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइक्लोन्स है वो कब कौन से टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर में मोस्टली साइक्लोन जो है वो देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन ओशन में। टाइफून अगर आप देखोगे मई दिसंबर में मोस्टली देखने को मिलते हैं। विली विलीज अगर आप देखोगे जैन में इसमें, और फिर उसके बाद यहाँ पर हुरिकेन अगर आप देखोगे अगस्त अक्टूबर में। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ के हुरिकेन अगर आप देखोगे जून अक्टूबर में। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता रहे। अब देखिए स्टेजेस अगर हम देखते हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन के, तो कुछ स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये स्टेजेस खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको आ जाए तो स्टेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। पहला है फॉर्मेशन इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज। जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज होता है, इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, साइक्लोन स्टॉर्म जो है ये ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर्स पर डिपेंड होता है। मतलब जो ओशन है, ओशन कितना हीट हो रहा है ना, ओशन का हीट होना जरूरी, टेम्परेचर राइज होना जरूरी है। तो ओशन जब हीट होगा तो वो इवेपोरेशन होगा, मतलब एयर जो है वो राइज होगी। उस पर डिपेंड होता है कि कितना यहाँ पर खतरनाक तरीके का साइक्लोन जो है वो फॉर्म होने वाला है। इसकी वजह से मैसिव वर्टिकल कोलम्बस क्लाउड जो है, यहाँ पर ऊपर ये जाएंगे तो कोलम्बस क्लाउड जो है ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और इसी के तहत यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेज जो है साइक्लोन फॉर्मेशन की देखने को मिलती है। फिर सेकेंड स्टेज अगर हम देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई हो जाते हैं और जो एयर है वो थंडर स्टॉर्म में बदल जाती है, थंडर स्टॉर्म में, और वो स्प्रेड होती है, स्प्रेड होती जाती है, स्प्रेड होती जाती है। और जितना बड़ा साइक्लोन बनेगा उतना ही डिजास्टर्स रहेगा, है ना, जितना बड़ा साइक्लोन बनेगा उतना ही डिजास्टर्स रहेगा। और फिर यहाँ पर जो एयर है वो यहाँ पर आई में तब्दील हो गया, आई में तब्दील हो गया। फिर वहां पर क्या होगा कि फिजिकल फीचर मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम मॉडिफिकेशन एंड डीके। मतलब बेसिकली क्या है, जो साइक्लोन फॉर्म हो गया, साइक्लोन मूव होना शुरू होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होना शुरू हुआ। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ एयर की वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होना शुरू हो रहा है। तो जहां उसको लैंड दिखती है वो उस तरफ जाएगा, उस तरफ मतलब उधर ही टकराएगा ना कहीं कोई तो लैंड आएगी। तो लैंड पे जब वो टकरा जाता है फिर क्या होता है, जैसा मैंने आपको कहा था, लैंड पे टकराने के बाद वो हो जाता है कोलैप्स, वो हो जाता है डीके, वो हो जाता है खत्म, है ना। लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टेजेस है साइक्लोन्स के जो आपको पता रहना चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर हम आते हैं साइक्लोन्स का नेमिंग। नेमिंग मतलब ये नहीं साइक्लोन्स, विली विली, टाइफून, हरिकेन, ये वाले नाम नहीं, लेकिन अलग अलग जो नाम नजर आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा तितली, फानी, एम्पन, है ना। इस तरीके से कई सारे नाम आपने सुने होंगे साइक्लोन्स के। तो ये नामांकरण कैसे होता है, तो इसके पीछे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पर वर्ल्ड ओशन को डिवाइड करती है इन दी बेसिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है साइक्लोन्स को फॉर्म। रीजनल बॉडीज जो होती है और रीजनल कंट्रीज जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो यहाँ पर नामांकरण करेंगे। हर एक रीजनल बॉडी जो उनके खुद के रूल्स होते हैं साइक्लोन्स को नामांकरण करने के लिए। मोस्ट ऑफ द रीजन में यहाँ पर अल्फाबेटिक लिस्ट जो है, अल्टरनेटिव मेल्स फीमेल्स नेम, ये इस तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है। और उसी के तहत यहाँ पर इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो उससे नामांकरण शुरू हुआ है 2004 से। इंडियन ओशन में साइक्लोन जो आ रहे हैं 2004 से शुरू हुआ है। 8 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, कि जो इंडियन ओशन में 8 कंट्रीज इन्वॉल्व है जो एक एक करके अल्टरनेटिवली अपने नाम जो है वो देती है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 8 कंट्रीज के नाम आपको पता रहना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है।
ये साइक्लोन जब भी आता है तो एक एक करके अपने नाम सुलझाती है, देती है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नामांकन का मोटिव, एम क्या है या उसका एडवांटेज क्या है। देखिए इससे क्या होता है, हम हर एक इंडिविजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। हम बोलेंगे अगर वो देखो पिछले बार जो साइक्लोन आया था ना बहुत बुरा था, लेकिन आप बोलोगे भाई एम्बियन साइक्लोन जो आया था ना वो बहुत बुरा था, फैनी साइक्लोन जो आया था ना वो बहुत बुरा था, फर्क पड़ता है ना। जो वो लड़का था ना वो बहुत होशियार था, लेकिन अगर आप बोलोगे कि राज जो है वो बहुत होशियार था, है ना, सिमरन जो थी वो बहुत होशियार थी, तो फिर उससे फर्क पड़ता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इजीली हम यहाँ पर लोग जो है वो भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको रिमेंबर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस, मैनेजमेंट, रिडक्शन, इसमें काफी फर्क पड़ेगा। आप अगर बोलोगे साइक्लोन आया है, साइक्लोन आया है, साइक्लोन आया है, तो लोगों को लगेगा यार अभी थोड़े दिन पहले तो आया था कि वही है कि अफवाहें फैला रहे, है ना। तो इस तरीके से फायदा होता है, हम डिजास्टर अवेयरनेस जो है उसमें हाथ भर डाल सकते हैं। लोग जो है वो यहाँ पर मोर देन वन ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर सेम एरिया में आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एक साइक्लोन, दो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में हो गए, एक जा रहा है उड़ीसा साइड, एक जा रहा है चेन्नई साइड, तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया हमारे तरफ कौन सा वाला आ रहा है ना। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि ABC साइक्लोन जो है ये काफी डेंजरस है और ये उड़ीसा की तरफ जा रहा है, फिर आ रहा है XYZ जो है ये कम डेंजरस है, ये चेन्नई की साइड आ रहा है, तो फिर यहाँ पर लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वाला कहाँ जा रहा है, कौन सा वाला कम डेंजरस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नाम अगर हम दे देते हैं तो मीडिया को रिपोर्ट करने में भी काफी आसानी होती है, तो ये तीसरा पॉइंट है। फिर आता है कि यहाँ पर कंफ्यूजन जो है, साइक्लोन तितली दैट रिमेंबर स्टॉर्म नंबर ऑफ इट्स लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, है ना, कम कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है वो भी समझना। ये कुछ एडवांटेजेस है जो यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए भी आसान होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है नामांकन करने की, इसलिए नामांकन करना जरूरी होता है। रिकर्विंग साइक्लोन्स क्या होते हैं? रिकर्विंग साइक्लोन कुछ भी नहीं है, डरो मत, ये थियरी देख के डरो मत, मैं हूं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं हूं। रिकर्विंग साइक्लोन मतलब होता है वो रिकर्व हो रहा है। रिकर्व मतलब क्या? समझ लो कि आपका घर है और आपके घर के पास ही आपको जो लड़की पसंद है उसका घर है, ठीक है। आपका घर है और आपके घर को लग के आपको जो लड़की पसंद है उसका घर है। अब आप क्या हुआ, आप सीधा 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 आपके घर में जा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जो लड़की है वो आपको बालकनी में दिख गई। तो आप क्या हुए, आप आपके घर की तरफ जा रहे थे लेकिन आप कर्व होकर उसकी बालकनी की तरफ चले गए। क्या हुआ, आप कर्व होकर उसकी बालकनी की तरफ चले गए, मतलब आप रिकर्व हो गए। यही सेम साइक्लोन में होता है। मतलब बेसिकली साइक्लोन जो है वो पर्टिकुलर कोई जगह पर जा रहा था, लेकिन अब हवा के बहाव की वजह से या कोई कारण की वजह से उसने अपनी दिशा चेंज कर ली और वो रिकर्व होकर दूसरी तरफ बढ़ गया। उसे हम कहते हैं रिकर्विंग साइक्लोन। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लोन जो है ये बढ़ रहा था इस तरफ, मतलब अगर सीधा जाता तो यहाँ पर ये कोस्ट को वो हीट करता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ जाते 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 उसको बालकनी में कोई लड़की दिख गई और ये मुड़ गया, सीधा मुड़ गया, देखो गया कहाँ, गया सीधा यहाँ। तो ये क्या हो गया, रिकर्विंग साइक्लोन। मतलब क्या है कि साइक्लोन जो है सॉर्ट ऑफ सेकेंड विंड बाय डिफ्लेक्टेड राइट ईस्टवर्ड इज नोन एज रिकर्विंग साइक्लोन, ठीक है। ये एयर करंट्स की वजह से, लोकल एटमॉस्फेयर की वजह से, जो एयर उसको पुश कर रही है उसकी वजह से चला जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे साइक्लोन स्पिन क्लॉकवाइज एंड देयरफॉर आल्सो रिकर्व इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आ गया क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। तो इकोनॉमी सेक्शन में यहाँ पर एक आर्टिकल है दिल्ली मेट्रो प्रॉब्लम के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो में मतलब समझ लीजिए दिल्ली में जो कंजेशन है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो हालांकि एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसमें से आपको पता रहनी चाहिए कि क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो दिल्ली है वहाँ पर रोड पर भी बोलिए हर जगह मतलब कंजेशन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग अगर हम मुंबई भी देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंजेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा कुछ कुछ लाया गया, कुछ चीज़ें की गई, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिल्ली है उसने एक सोल्यूशन देखना चाहिए विच इन्वॉल्व रीडिज़ाइनिंग स्पेस इन मेट्रोज बाय अडॉप्टिंग फोल्डिंग सीट्स। जो सीट्स है वो फोल्डिंग रहने चाहिए। डबल डेकर मेट्रोज जो है वो रहने चाहिए। ये हमें यूरोप जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, डबल डेकर मेट्रोज होते हैं। वाइडर स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसराइल का जो रेलवे है उसने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडिंग कैरेजेस, मतलब उससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग जो है लोकल ट्रेन में वो रिड्यूस हो जाती है। इसराइल में फोल्डिंग सीट्स, हैंडल्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं।
है ना? तो और जो रेगुलर सीट्स होती है डिसमेंटल किए जा सकते हैं फ्लोर से। तो दिल्ली जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट कर सकता है और ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं है, बाकी जैसे मुंबई भी हो गया, बैंगलोर भी हो गया, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ऐसी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जिससे क्या है जो पीक आवर्स होते हैं, अभी आप मुंबई का कुछ वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मुंबई में लोग जो है वो जान से ज़्यादा जो ट्रैवल है, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए इस पर बिलीव रख रहे हैं। इतना भयानक हमें जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और सॉल्यूशंस अगर हम देखते हैं तो राइट सेट ऑफ पॉलिसी एक्शन जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए। ये तो मतलब एक जर्नलिस्टिक अप्रोच हो गई कि हर जगह कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो फिर एग्रीकल्चर हो, वो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, वो फिर गवर्नमेंट का मतलब रेलवे हो जाए, सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन मॉडर्नाइजिंग ट्रेन्स बिल्ड टू मीट स्मॉलर पैसेंजर रेट्स, है ना, ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको पता रहनी चाहिए बेसिकली मॉडर्नाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, बाकी कुछ इसमें खास देखने लायक है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं डीप फेक्स। डीप फेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है डीप फेक होता क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेसलर्स के बारे में हमने देखा हुआ है, रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके डीप फेक यूज़ करके जो फ़ोटोज़ है जिसमें वो सेल्फ़ी ली हुई है और वो एकदम मतलब समझ लीजिए दुखी है, और उनका जो फ़ोटो है उसमें फेक करके उनको स्माइल कराया गया है। तो ये होता है डीप फेक। डीप फेक का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो चेहरा है उसको बदल रहे हो या फिर किसी और का चेहरा किसी और पर लगा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डीप फेक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चेहरे हैं वो यहाँ पर बदले जा रहे हैं। एक और वीडियो, एक और फोटो जो है वो हमें देखने को मिला था जहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए और एकदम उनके पैरों में झुक गए। बाद में पता चला कि ये फ़ोटो जो है वो भी फेक था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर इंसानों को ही फेक बताया जा रहा है, फेक तरीके से पेश किया जा रहा है। और ये पोर्नोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कोई पोर्नोग्राफी में जो फीमेल मॉडल होती है उस पर किसी एक्ट्रेस का चेहरा जो है वो बिठा दिया गया, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट्रेस जो है उसी का एमएमएस देखने को मिल रहा है या फिर उसी का यहाँ पर जो पॉर्न वीडियो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो या वीडियो ही नहीं, यहाँ पर ऑडियो भी देखने को मिल रहा है। एक महिला थी, उनको फ़ोन आता है उनकी बेटी का और वो रोती हुई उसकी आवाज़ होती है। फिर उसके बाद किडनैपर जो है वो यहाँ पर बात करता है उनसे कि आपकी बेटी जो है उसको किडनैप कर लिया गया है और आप इतना इतना पैसा जो है वो हमको दो। अब वो लेडी जो है वो होशियार थी, उन्होंने उनकी बेटी को फ़ोन किया। उनकी बेटी ने बोला कि मैं तो यहाँ पर एकदम सेफ हूँ। तो मतलब ऑडियो जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर फेकनेस बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डीप फेक मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो चेहरे हैं उसको बदला जा रहा है। ऑडियो बोलिए, पिक्चर बोलिए, वीडियो बोलिए, उनको यहाँ पर रियल जो व्यक्ति है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि वो रियल व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं होता है। इसकी यूज़ अगर हम देखते हैं तो एंटरटेनमेंट, है ना, वॉइस क्लोनिंग डीपफेक जो है वो पीपल्स वॉइस यहाँ पर रिस्टोर कर सकती है। अगर वो ये हो जाए तो उसका यूज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। यहाँ पर गैलरीज, म्यूजियम्स उसमें इस्तेमाल हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी इससे रिलेटेड आते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रस्ट बैठेगा क्या आपको? आपने अगर कुछ भी यहाँ पर देख लिया, आपका ट्रस्ट बैठेगा ही नहीं उस पर। रॉन्गफुल डिपिक्शन यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, समझ लीजिए बड़े बड़े व्यक्ति है, उसकी इमेज अगर ख़राब करनी है तो फिर उसको किसी भी लड़की के साथ जो है वो दिखा दिया गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। देन उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड जो इसके ज़रिए हो सकते हैं कि भाई कोई आ गया यहाँ पर और उसने फ़ोन करके बोल दिया कि इतना इतना पैसा जो है वो उसको दे दो, है ना, और फिर वहाँ पर उसकी साइन जो है वो ले ली गई, सब कुछ यहाँ पर हो गया और बाद में पता चला कि यहाँ पर जो फ्रॉड है वो हो चुका है। तो ये होता है। नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर थ्रेट हो सकता है। जो यहाँ पर इलेक्शंस है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी, समझ लीजिए कोई हमारे बड़े नेता है, उनकी अगर डीप फेक फ़ोटो जो है वो सर्कुलेट कर दी गई तो एकदम इमेज ख़राब हो जाएगी। डीप फेक जो है वो कैरी आउट एस्पोनेज एक्टिविटी जो उसके लिए भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, है ना। जो हेटफुल मटेरियल है वो प्रोड्यूस करने के लिए भी, समझ लीजिए अभी जैसे जो सर फिरे आशिक होते हैं, है ना, वो यहाँ पर जैसे अभी हमें दिल्ली में देखने को मिला कि भाई मर्डर कर दिया गर्लफ्रेंड का। तो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो जो लड़की है उसके कुछ कुछ ऐसे फ़ोटोज़ बना बना के सर्कुलेट कर दे,
चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है इसको कवर अप करने के लिए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर हमें एआई के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। पॉलिसी वैक्यूम जो है डीप फेक्स की वो हमें देखने को मिल रही है। चैलेंजिंग ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई सही है या नहीं है, पता कैसे करें। यूनियन गवर्नमेंट जो उसने यहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेशन लाना चाहिए एआई के ऊपर, डीप फेक के ऊपर। यहाँ पर इनोवेशन जो उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए कि नहीं तो इनोवेशन जो है एआई में वही हैम्पर हो गया और हम यहाँ पर पीछे रह गए, बाकी दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई, है ना। यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है डीप फेक, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इनको यहाँ पर कंट्रोल में लाकर एआई को यहाँ पर जो पियर एआई है जो हेल्पफुल हो उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। डिजिटल इंडिया यहाँ पर एड्रेस जो है वो इशू, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली निकल कर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं बेल एंड इट्स टाइप्स। जो बेल है वो जो दी जाती है, तो ये देखिए जो बेसिकली समझ लीजिए फरलॉग है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए तो बेल जो है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है उनको बेल जो है वो नहीं दी गई है, सीरियस एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं। तो बेल मतलब होता क्या है? बेल ये एक ऐसी कंडीशन या प्रोविजनल रिलीज है किसी व्यक्ति का जो लीगल कस्टडी में उसको हेल्ड किया गया है। समझ लीजिए आपको लीगल कस्टडी में लाया गया है और फिर उसको उसके बाद आपको वहाँ से निकलना है। तो आप दो तरीक़ों से निकल सकते हो। एक तो आपका जुर्म जो है वो आपने नहीं किया है साबित करके, दूसरा आप निकल सकते हो बेल के आधार पर। अब ये तो आपका कोर्ट में केस चलेगा तारीख पे तारीख, तो तब तक आप जेल में रहोगे नहीं, आप बेल पर बाहर भी आ सकते हो। मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको तात्पुरता छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैटर अभी तक प्रोनाउंस नहीं किए गए हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर आप बेल पर बाहर छूट सकते हो। तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ बेल होती है अलग अलग। एक होती है रेगुलर बेल, ये होता है कि भाई ये कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि पर्सन को आप रिलीज़ कर सकते हो जो कि अंडर अरेस्ट है। ऐसे बेल में पर्सन जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 437 439 ऑफ सीआरपीसी। देन होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब होता है टेम्पररी या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट बोल रहा है कि भाई इसको जाने दो, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो हमारे पास है, रेगुलर बेल जो है वो हमारे पास है, तो इसलिए आप इनको अभी जाने जो इसकी जो रेगुलर बेल है वो हमारे पास पेंडिंग है, तब तक इसको थोड़ा बाहर जाने देते हैं। और देन आती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर व्यक्ति जो है बेल पर उसको छोड़ा जा रहा है अरेस्ट होने से पहले ही। अभी जैसे एंटीसिपेटरी बेल जो है ना वो यहाँ पर अलग अलग जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। समझ लीजिए कोई एक ए नाम का बड़ा व्यक्ति है, अब उसको लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर ये जो है वो केस हो रहा है, तो अब हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अरेस्ट जो है वो हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर दाखिल कर दी जाएगी कि वह एंटीसिपेट कर रहा है कि उसे यहाँ पर जेल हो सकती है या उसे पकड़ा जा सकता है। तो एंटीसिपेटरी बेल तो होने के पहले ही उसे बेल जो है वो मिल जाती है, इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो ये भी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर पता रहनी ज़रूरी है। अब देखिए अगर हम थोड़ा पेपर पे नज़र डाल भी दे तो यहाँ पर हमें रेलवेज़ जो है सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट डबल लॉक। तो देखिए अगेन वही जो उड़ीसा में हमें जो एक्सीडेंट देखने को मिला था उस पर ये जो न्यूज़ है वो बात कर रही है। मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया है कि एक्सीडेंट बेसिकली हुआ कैसे था। तो यहाँ पर दो ट्रैक जो है वो हमें देखने को मिले, है ना। उसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे हमारे रोड्स होते हैं, समझ लीजिए हाईवे है। अब हाईवे पे यहाँ पर गाड़ियाँ रोकने के लिए एक छोटा ऐसा रोड जो है वो दिया जाता है, ताकि आप यहाँ पर ऐसे जाओगे और फिर यहाँ पे आपको रुकना है या कुछ ट्रक्स को रुकना है तो वहाँ पर रुक सकते हैं, या फिर आपको नहीं जाना है तो आप सीधा यहाँ से निकल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ट्रेन्स हैं उनको रोकने के लिए कि भाई यहाँ पर अगर कोई फास्ट ट्रेन जा रही है तो रोकने के लिए यहाँ पर साइड में दिया जाता है कि यहाँ पर आप दूसरी ट्रेन जो है उनको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो जा रही थी, उसको मिला ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल मतलब ये सीधा जाने वाली है, लेकिन हुआ क्या, ये यहाँ पर मुड़ गई और यहाँ पर खड़ी थी मालगाड़ी, तो मालगाड़ी को आके टक्कर मार दी। टक्कर मार दी तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी जो ट्रेन की बोगियाँ है वह इस तरफ चली गई और यहाँ से जा रही थी दूसरी ट्रेन। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रेन की जो लास्ट डिब्बे हैं वो भी यहाँ पर हैम्पर हो गए, मतलब उसके ऊपर चले गए। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो एक्सीडेंट बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो होता है ये यहाँ पर ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है तो ऑटोमेटेड है तो कैसे यहाँ पर धांधली जो है वो हो सकती है। तो ये यहाँ पर समस्या जो है वो देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर सीबीआई ने जांच करनी चाहिए, ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। खैर चलिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी खास नहीं है। यहाँ पर मानसून जो है वो साइक्लोन थ्रेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है साइक्लोन के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर दिल्ली जो है वो पोल्यूशन रिड्यूस करने की बात कर रही है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमने बेल के बारे में देखा है ना, बेल डिनाई की गई है। देन उसके बाद ये पेज पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। देन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई ख़ास न्यूज़ जो है यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। देन
यहाँ पर आप देखोगे तो अरिकोम्पम यहाँ पर कैप्चर किया गया, मतलब एलिफेंट जो है उसकी न्यूज़ है जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। यहाँ पर कलाकट टाइगर रिजर्व, अगेन यहाँ पर तमिलनाडु में जो बाकी के नेशनल पार्क्स है उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।